हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल। आज हम साथ मिल करके करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। जी हाँ, ये एक बेहतरीन तरीका होता है हमारे पूरे चैप्टर को रिवाइज करने का, और बहुत ही इजी वे में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि एमसीक्यूज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होने वाले हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जब हमारे पास ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा टॉपिक्स कवर होंगी, और ज्यादा टॉपिक्स इसका मतलब है कि हम और बेहतर तरीके से इस चैप्टर को लर्न कर सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं एंड इसके सारे की कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं। तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को फटाफट से हम कंप्लीट करते हैं। देखते हैं कि जैसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या एग्जैक्टली उसी तरीके से एक्ट भी करती है हमारे फॉर्मुलेशंस एंड थ्योरीज। तो शुरू करते हैं हम लोग सेगमेंट को एंड आते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन भाई कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स जरूर दिखने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर अगर हम लोगों ने साथ में मिलकर के समझा है तो आंसर्स भी साथ मिलकर के देंगे, और कमेंट सेक्शन में आप इजीली आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा है, जैसे ही क्वेश्चंस फ्लैश होते हैं उसी तरीके से आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। इसके बाद फाइनल आंसर मैं दूंगा और वहां से आप अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन वाला, धमाकेदार वाला क्वेश्चन है। क्या है भाई? तो वैद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है किससे? फैराडे के नियम से, कूलम के नियम से, लाप्लास के नियम से, या गॉस के नियम से? किसके नियम से आप ये दे सकते हो? तो भैया एक बात समझो, फैराडे, कूलम, लाप्लास, गॉस, देखो विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो हमें पता है कि अगर दो बिंदु आवेश होंगे, सपोज ये एक आवेश होगा Q1 और ये एक आवेश होगा Q2, मुझे नहीं पता कि इन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण है या प्रतिकर्षण है ना, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों ही आवेश सजाती हैं या विजाती हैं। कुछ भी हो, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, परिमाण तो समान ही होता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी सपोज अगर R है तो मैं कहता हूं कि F जो है वो समानुपाती होता है किसके भाई? तो इन दोनों आवेशों के परिमाण के, और यही F व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के, मतलब F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये नियम किसने दिया था भाई? तो ये सबसे पहले नियम दिया था कूलम ने। कूलम, इसलिए इनके ही नाम पे ये चलता है। किसका नियम है बेटा? ये कूलम का नियम। किसका नियम है? कूलम का नियम है। क्लियर हो गई बात? चल आगे बढ़ाता हूं मैं, है ना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर, देखो ये पूरा चैप्टर किसके ऊपर है बेटा? घर्षण विद्युत। किसके ऊपर है? घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत का मतलब हम लोगों ने बहुत तरीके से सीखा था। मैंने आपको सिंपली ये भी बोला था कि समटाइम्स पे क्या होता है कि हम खुद ही विंटर टाइम में जो कपड़े पहन रहे होते हैं, हम खुद चल रहे हैं, चलने के कारण घर्षण उत्पन्न होता है और हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमें झटका लगता है। तो झटका क्यों लग रहा है बेटा? क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमने घर्षण उत्पन्न किया। घर्षण उत्पन्न करने के कारण एक पर्टिकुलर टाइप का आवेश एकत्रित होना शुरू हो जाता है हमारे कपड़ों के ऊपर, और वो कपड़े क्या है भाई? तो विद्युत के कुछ आलक है, तो आवेश वो प्रवाहित नहीं हो पाता, तो उसी के ऊपर एकत्रित हो गया। जब हम टच करते हैं तो हमें झटका लगता है। सिमिलरली आपने वो कॉम्ब वाला एग्जांपल तो किया ही होगा कि बालों में ऐसा कंघी करने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाने की प्रवृत्ति रखता है। इसका मतलब क्या है बेटा? कि जब कभी आप घर्षण कराते हो किसके अंदर में? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब कि आप अगर घर्षण कराते हो किसी कुचालक में, तो कुचालक में वो आवेश एकत्रित होना शुरू हो जाता है, और वो आवेश क्या करते हैं बेटा? तो वो एक बल लगाते हैं जिसको स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तो भाई ये आवेश एकत्रित होंगे कैसे? तो हमने ये कहा कि अगर कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ोगे तो कांच पे जो आपको देखने को मिलेगा, है ना, वो आवेश धनावेश होगा, और जो सिल्क पे मिलेगा वो ऋणावेश होगा, या कांच की छड़ पे जो मिलेगा वो ऋणावेश होगा और सिल्क पे जो मिलेगा वो धनावेश होगा। तो जल्दी से आंसर कर दो भैया कमेंट सेक्शन में, फटाफट से आंसर कर दो, एंड आप आंसर चेक भी कर सकते हो। धनावेश होगा किस पे? कांच की छड़ पे। सिल्क पे ऑब्वियसली कैसा हो गया? ऋणावेश। कांच की छड़ पे धनावेश, सिल्क पे ऋणावेश। इसका मतलब हम लोगों ने याद करो एक थ्योरी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, है ना, न्यूमेरिकल मैंने कराया था, जिसमें आपको यह सिखाया था कि अगर आप रगड़ते हो सिल्क को, सिल्क से अगर आप कांच की छड़ को रगड़ते हो तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन चल करके किसके पास पहुंच जाएंगे? सिल्क के पास। तभी तो कांच की छड़ पे कैसा? धनावेश होगा। तो अगर सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए तो सिल्क का जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, या भार कह लो, तो कितना बढ़ जाएगा?
हम लोगों ने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम उसके ऊपर पास किए थे और इसकी वजह से हमने ये कैलकुलेट किया था कि इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसके जरिए हम इसको कैलकुलेट कर पाते। चल अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक नहीं है ना? विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक नहीं है। तो पहले तो विद्युत क्षेत्र में आपके लिए लिख देता हूं। देखो जनरली वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात चल रही है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है बेटा, बल बटा में आवेश होता है। क्या होता है बेटा जी? बल बटा में आवेश होता है ना, F अपॉन में Q या Q नॉट। ठीक है, तो अब बल बटा में Q नॉट हो गया, ये एक फॉर्मूला तो ये हो गया, मतलब ये क्या हो गया बेटा? न्यूटन पर कूलम। क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ना, ध्यान से देखो, E इक्वल्स टू बेटा हमने कहा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। एक और अगले चैप्टर में बेसिकली मिलेगा, V इक्वल्स टू होता है के क्यू अपॉन में आर। ये विभव के लिए इस्तेमाल होता है। क्या होता है बेटा? के क्यू अपॉन आर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अगर मैं ऐसा कहता हूं E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर, ठीक है, इनटू आर, तो ये के क्यू अपॉन आर को तो आप रख सकते हो V, तो मतलब आपको क्या समझ में आया? E इक्वल्स टू वी अपॉन में आर। तो मतलब V मतलब क्या हो गया बेटा? तो क्लास 10th में आपने इतनी सी बात तो जरूर पढ़ी होगी। V का अल्टीमेट मतलब क्या है बेटा? वोल्ट। पोटेंशियल है ये विभवांतर है, ये विभव का मान है, तो ये हो गया क्या? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना? क्या हो गया? वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है भाई, तो ये भी मात्रक हो गया। अच्छा, एक और चीज दिख रहा है, वो दिख रहा है जूल। जूल दोनों में, तो जूल कहां से आएगा? वोल्ट से ही आएगा। तो देखो विभव बराबर हमने पढ़ा है कार्य बटा में आवेश होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? विभव की एक मात्रक हो गया जूल पर कूलम। क्या हो गया बेटा? जूल पर कूलम। तो यहीं पे रख करके देखो, तो इसमें अगर मैं रख दूंगा विभव की जगह पे, वोल्ट की जगह पे क्या लिखोगे? जूल पर कूलम। इसी जूल पर कूलम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो यहां रख दो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम अपॉन में मीटर। तो ये क्या हो गया बेटा? जूल अपॉन में कूलम मीटर, यानी जूल कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स। जूल कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है। बस अकेला कौन नहीं है? जूल पर कूलम नहीं, क्योंकि ये जूल पर कूलम किसका होता है? विभव का होता है। यानी राइट आंसर कौन होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ये पूरी बातें समझ में आई है बेटा? पूरी बातें समझ में आई है? तो एक और बात मैं आपके लिए रिपीट कर दूं, देखो हमारी फिजिक्स में ना कुछ भी ऐसे ही नहीं होता कि मतलब मर्जी करा है, ये वाला आंसर हो गया तो लो भैया रख लो। नहीं बेटा, हर किसी चीज के होने का एक कारण होगा, उसके तह तक पहुंचोगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं। इनमें से जितनी बातें लिखी, ये सारी बातें आपको बनती है, ये अकेली अगले चैप्टर में अभी डिस्कस होने को आएगा। बट अभी के लिए अगर मेरी हेल्प करो तो आप मान लो V जो होता है वो के क्यू अपॉन आर होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या मिल चुका है बेटा? ऑप्शन नंबर आपको मिल चुका है बी। अगला क्वेश्चन, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर सिल्क पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? ये तो उसी का रिपीट मिल गया है ना। कांच की छड़ को अगर सिल्क से रगड़ोगे तो सिल्क पे कैसा मिलेगा? कांच की छड़ पे जब धनावेश मिला था तो अभी सी बात है सिल्क पे क्या मिलेगा बेटा? ऋणावेश मिलेगा। कांच पे जब धनावेश था तो सिल्क पे क्या मिलेगा आपको? ऋणावेश। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? यहां पर आपको मिल जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज ऋण आवेश, है ना। क्या मिल जाएगा? ऋण विद्युत आवेश। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बढ़ ले अगले क्वेश्चन पे, जल्दी बोल दो। ओके भैया, जल्दी जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर और करते चले जाइए, है ना, और अपने आप को क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि सब कुछ मजेदार तरीके से, बेहतर तरीके से चल रहा है। ठीक है, अभी अपकमिंग सेशंस में मैं लेकर के आऊंगा आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के कॉन्सेप्ट्स और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो अपकमिंग सेशंस में हमें क्या करना बेटा? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बात करनी शुरू करनी है। ये जो क्वेश्चंस हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस है, आपके स्कूल इंटरनल एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चंस है। तो इनको हम फटाफट से निपटाते हैं एंड देन अगले सेशन में हम लाइव सेशन में मिलेंगे, जहां पर हम बात करेंगे आगे की। ठीक है, क्लियर है बेटा? अभी अभी बहुत सारे बोर्ड्स के एग्जाम्स रनिंग में चल रहे हैं, आपकी क्लासेस खाली ना जाए, इसलिए आपके लिए मैं एमसीक्यू सीरीज पूरी लेकर के आ रहा हूं। आई होप आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट करोगे, है ना, और भाई लाइव सेशन में आप इसके सारे डाउट्स हमारे साथ क्लियर कर लोगे। ठीक है, जिसमें भी डाउट हो बेटा मार्क कर सकते हो एंड लाइव सेशन में हम साथ मिलकर के क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो
तो देखो, आबूनास की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? आबूनस जो है ना, सॉरी आबनूस है बेटा, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से अगर रगड़ोगे तो कैसा आवेश उत्पन्न होगा? तो यह आवेश जो उत्पन्न होता है बेटा, ऋण विद्युत आवेश, ठीक है ना। छड़ पे कैसा? ऋण विद्युत आवेश, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? तो बिल्ली की खाल पे आ गया, है ना। चल, ये कुछ एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में सीधे सीधे दी हुई है, एकदम सीधे सीधे टू द पॉइंट एकदम दी हुई है। चलो आते हम जरा आगे बढ़ते। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है ना? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश के बारे में सबसे पहले किसने डिस्कशन शुरू किया था भैया? कूलम ने। तो आवेश का एसआई मात्रक भी हम लोगों ने क्या कहा था? कूलम। न्यूटन किसका होता है बेटा? ये बल का होता है। फैराड जो है अभी आगे आने वाली है, धारिता का होता है। आवेशों को धारण करने की क्षमता जो होती है उसको कहते हैं भैया धारिता। तो ये धारिता का होता है, ये अभी आगे आने वाला है। कूलम जो है ये है वैद्युत आवेश का। और जूल आपको पता है कार्य, अथवा कह सकते हो किसकी? ऊर्जा। अब ऊर्जा में सब आ जाती है ना, हीट एनर्जी होगी तो भी आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है यहां तक की बात, है ना। तो न्यूटन किसका बेटा? बल का। फैराड किसका? धारिता का। कूलम विद्युत आवेश का। जूल किसका? कार्य का अथवा ऊर्जा। आंसर क्या होना चाहिए? तो भैया सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक कूलम आवेश को कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के योग के बराबर होता है? एक कूलम आवेश, ध्यान से देखना, एक छोटा सा कैलकुलेशन है, बहुत ही प्यारा सा। एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के योग के बराबर होता है? तो पहले तो एक बात सुनो, एक बात सुनना। एक कूलम आवेश मतलब एन की वैल्यू आपको दे दी गई है 1, और ई की वैल्यू आपको घर से पता 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये मैं अब तक सिखा चुका। और आपको हर बार बोला है क्यू क्या होता है बेटा? तो प्लस माइनस ऑफ एन। याद करो, क्वांटाइजेशन लॉ आपको सिखाया है, क्वांटीकरण का सिद्धांत के आवेश जब भी होगा एक पूर्णांक के फॉर्म में होगा, कभी उसके फ्रैक्शंस नहीं होंगे, कभी वो टुकड़ों में नहीं होगा। तो ये मैं यही बात करूं, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ एन ई। अब बेटा जी आपसे क्या मांगा जा रहा है? यहां से आपसे बात हो रही है एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश, मतलब आपको एन चाहिए। सॉरी ये मैंने गलत लिखा बेटा, ये आपको किसके लिए दिया गया? क्यू दिया गया, आपको एन चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको एन चाहिए। तो एन इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? क्यू अपॉन में ई। क्यू की वैल्यू है 1, ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आप इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर -18। भाई 1 को डिवाइड करोगे ना 1.6 से, तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर -18। क्लियर है? इतना क्या बेटा? इतना इलेक्ट्रॉन, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डन। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। बढ़े बेटा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके ऊपर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश अभी जस्ट हम लोगों ने बात करी कितना? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? जूल पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, मीटर पर कूलम या कूलम? तो बेटा विद्युत विभव अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात करी ना। देखो विभव जो होता है, विभव वर्ड जैसे ही आपको सुनाई देता है ये कार्य है, तो किया गया कार्य बटा में आवेश। कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम। तो ये हो गया ना जूल पर कूलम। क्या हो गया? जूल पर कूलम। न्यूटन पर कूलम किसका होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स अपॉन क्यू नॉट, मतलब न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है भैया न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ठीक है, चलो। मीटर पर कूलम तो कुछ मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, कूलम आवेश होता है। यही बेटा कूलम पर मीटर होता तो हो जाता, कूलम पर मीटर होता तो किसकी बात करते आप? आपने पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एल।
रैखीय आवेश प्रसार, रैखीय आवेश प्रसार। Q आवेश को अगर आपने L लंबाई पर बांटा हो तो Q अपॉन में, ठीक। चलो, तो इसका भी आंसर आपको मिल चुका है, आंसर ए है। चलो भैया, अभी तक जितने भी लोगों ने बिल्कुल सेम आंसर करते चल रहे हैं, सब सही चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, एंड आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ रही है ना। तो एक बार बेटा फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दो कि आज का सेशन हमारा रिकॉर्डेड सेशन है, एंड यहां पर क्या मिलने वाला बेटा, तो आज मिलने वाली है एमसीक्यूज। तो आराम से ये पूरे एमसीक्यूज आप साथ में सॉल्व करेंगे और कंप्लीट होने के बाद आपको ऑब्वियसली बात है कि कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। अपने आपको कॉन्फिडेंट महसूस करोगे बेटा, तो बड़े ही आराम से, बड़े ही पेशेंस के साथ में हम लोग कंप्लीट करते चल रहे हैं अपने सारे क्वेश्चंस, राइट। अगला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। तो देखो, विद्युत द्विध्रुव आपको याद है, द्विध्रुव हमने कहा था कि अगर आपके पास में सेम अमाउंट का एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच की दूरी अगर 2l हो तो इस निकाय को द्विध्रुव कहते हैं। दो समान परिमाण के विपरीत आवेश को जब आप 2l दूरी पर रख करके बनाते हो तो इसको ही कहते हो क्या आप, द्विध्रुव। अब आघूर्ण की बात हो रही है, द्विध्रुव आघूर्ण की बात हो रही है ना। तो ये क्या होता है बेटा, आवेश इनटू इन दोनों के बीच की दूरी, इनटू, और आवेश का भी मॉड, मतलब कोई सा भी एक चार्ज इनटू दोनों के बीच की दूरी। तो भैया P इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ये 2QL ऐसे ही लिखते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई होगा तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये हो गया कूलम मीटर, क्या हो गया, कूलम मीटर, कूलम मीटर, सी ऑप्शन। कूलम पर मीटर अभी आपको मैंने समझाया, जूल पर कूलम भी मैंने आपको समझाया। जूल पर कूलम क्या है बेटा, ये विभव। कूलम पर मीटर क्या हो जाएगा बेटा, कूलम पर मीटर लैम्डा, है ना। रैखिक आवेश प्रसार, मतलब ये क्या बोलते थे अपन, बोलते थे कि एक लंबा तार होगा, उसके ऊपर अगर आपने क्यू आवेश दिया है तो इसकी सतह पर बराबर बराबर मिट जाएगा। अच्छा, तो भैया क्या बोला मैंने, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, क्यू पर यूनिट लेंथ। क्यू आवेश को एल लंबाई पे बांटा है, तो पर यूनिट लंबाई पे कितना आवेश होगा, तो क्यू अपॉन में एल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। ये तो रिपीट हो गया मेरे हिसाब से, कूलम के नियम से। किसके नियम से देते हो बेटा, कूलम के नियम से। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, यदि एक शीशे की छड़ को वायु संधारित्र के दो पट्टियों के बीच में घुमाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, बीच में क्या रख दिया बेटा, शीशे का छड़ रख दिया, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। C इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ए। तो आपको तो ऐसा समझ करके चलना है, ये जो के होता है, धारिता का मतलब ऐसा है बेटा, देखो धारिता का मतलब जल्दी से देख लो, ये अभी अगले चैप्टर में आने वाला है ना। देखो एक्चुअली ये दो चैप्टर्स मिलाकर के पूरी यूनिट है हमारी, पहला और दूसरा चैप्टर मिलाकर के पूरी यूनिट है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका सीधा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो इसको क्यू आवेश देते हो तो इसके सतह पर बराबर बराबर चारों तरफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इससे डी दूरी पर एक दूसरा प्लेट ले आकर के रखते हो जो कि अनचार्ज, ये प्लेट ए को क्या किया था, आपने आवेशित किया था, ए पर आपने आवेश दिया तो आपने आवेश वितरण पढ़ा है कि आवेश उसके सतह पर बराबर बराबर बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ आप एक प्लेट ले आ रहे हो बी, और प्लेट बी कैसा बेटा, अनचार्ज। प्लेट बी कैसा, अनचार्ज, मतलब इस पर आवेश नहीं है। तो आवेश नहीं है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों की मात्रा तो होगी ही। इस पॉजिटिव के कारण इसके नेगेटिव खींचे चले आए इधर की तरफ, तो इसके विपरीत इधर साइड पे क्या बचा होगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के कारण बाहर क्षेत्र में जो पॉजिटिव था उसके कारण इसके जो नेगेटिव है वो इस तरफ की तरफ खींचे चले, तो बाहर साइड में पॉजिटिव बचा।
अब इनको उठा करके हमने कहा कि भैया एक काम करो ग्राउंड कर दो, तो ये जितने पॉजिटिव चार्जेस थे वो किधर चले गए, ग्राउंड में। जैसे ही ये करोगे इन दोनों के बीच की क्या हो जाएगी बेटा, इन दोनों के बीच में विभवांतर बढ़ जाएगा, और उसको उस विभवांतर को कंप्लीट करने के लिए इस पे और आवेश यहां पर रख सकते हो, और आवेश यहां पर रखोगे, इस पे और नेगेटिव आएगा, उसका और पॉजिटिव आएगा, इसको फिर से ग्राउंड कर दिया, फिर से इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं Q समानुपाती होता है V के। आपको A पर जितना आवेश एकत्रित करना है, आप B को क्या करते जाओ, A और B के बीच का विभवांतर बढ़ाते चले जाओ। तो ये कहते हैं Q इक्वल्स टू क्या हो जाता है, CV। यही C है बेटा धारिता। तो दो प्लेटों के बीच में यहां पर जो भरा हुआ है माध्यम वो क्या, वायु। यहां पर कोई भी और चीज ले आकर के भरोगे तो वो धारिता के समानुपाती होती है। माध्यम में जो कुछ भी भरोगे वो आपकी धारिता को बढ़ाने वाला है, तो मतलब क्या हो जाएगा बेटा, धारिता इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, धारिता इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना हो जाएगा। यह सवाल आप कर सकते हो, मैं आपके लिए थोड़ा सा टाइम देता हूं इसके अंदर, है ना। देखो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नया जो F डैश कह रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि भैया R डैश जो है वो शुरू की रेडियस की ट्वाइस ऑफ R है। अब जल्दी से बनाओ और बता दो कितना हो जाएगा। अब जल्दी से बता दीजिए बेटा कितना हो जाएगा ये वैल्यू। बहुत ही आसान है, आपने अभी क्या करी हुई है, आपने रेडियस के साथ में गेम किया हुआ है। रेडियस को, है ना, बेसिकली जो दोनों के बीच की दूरी है उसको आपने क्या कर दिया है, दोगुना कर दिया है। दूरी दोगुना करोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, दूरी दोगुना करने पर बल पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखो मैं सॉल्व कर देता हूं, चलो भैया आपके आंसर आ चुके हैं, मैं सॉल्व कर देता हूं, है ना। एफ डैश इक्वल्स टू क्या लिख लोगे, तो आप लिख लो K Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर। तो R डैश का स्क्वायर अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, तो नीचे कह रहे हैं कि इसको ट्वाइस ऑफ R, तो ट्वाइस ऑफ R का स्क्वायर। तो एफ डैश इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर। मैंने ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा बोला जो वैल्यू बोला उसको बदल दो, जो न्यूमेरिक टर्म आ गया उसको बाहर कर दो। तो 1/4 को बाहर करो, अंदर क्या बचा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, यही तो है आपका F। तो क्या लिख सकते हो, F डैश जो है वो 1/4 टाइम्स ऑफ F। ठीक है बेटा, अब चलो इसका शॉर्टकट देखते हैं। तो मैंने कहा F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R स्क्वायर के। व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R स्क्वायर के। तो ये R स्क्वायर को कह रहे हैं कि ट्वाइस कर दो, तो ट्वाइस करोगे मतलब ये कितना हो जाएगा, तो ये व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/4 हो जाएगा। ये F कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, बात खत्म। सी ऑप्शन। सीधे व्युत्क्रमानुपाती समझ करके भी सीधे इसका आंसर लगाया जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, जो धातुएं होती है उनका परावैद्युतांक कितना होता है। ठीक है, जल्दी बताओ। धातु मतलब चालक की बात हो रही है ना, धातु मतलब चालक की बात हो रही। ठीक है, तो चालकों का परावैद्युतांक कितना होता है, तो चालकों का परावैद्युतांक बेटा अनंत होता है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, चालकों का परावैद्युतांक कितनी होती है, इनफाइनाइट, अनंत। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक तो यह भैया न्यूटन पर कूलम, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब तो कई बार कर चुके,
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होती है, F अपॉन में Q नॉट। एकांक आवेश द्वारा किसी विद्युत क्षेत्र में महसूस किया जाने वाला, एकांक आवेश द्वारा किसी विद्युत क्षेत्र में महसूस किया जाने वाला जो बल होता है उसी को कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो गया बल न्यूटन और आवेश हो गया कूलम। तो क्या बन जाएगा, न्यूटन पर कूलम। क्या होगा इसका आंसर, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, सदिश मतलब जिनमें दिशा होगी, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, तो कौन है इनमें से सदिश, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है, विद्युत विभव है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत आवेश है, या फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो सदिश का मतलब बेटा, सदिश का मतलब जिसमें दिशा हो। आपको पता है विभव जो होता है ये क्या होता है, अल्टीमेटली ये कार्य है, ये क्या होता है, कार्य बटा में समय। तो बेटा जी कार्य और समय ये दोनों ही कैसी है, अदिश है, ये कंप्लीटली अदिश है। विद्युत आवेश भी कैसी है, अदिश। आवेशों में जो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के लिए होता है, ना कि वो दिशा बताता है। ठीक है, पृष्ठ घनत्व भी भाई ये भी अदिश है, घनत्व भी अदिश है, क्षेत्रफल होता तो कुछ सोचते भी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की अगर आप बात करते हो तो ये होता है F अपॉन में Q नॉट। ये F कैसी राशि है, सदिश, इसका मतलब ये E भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि। E भी कैसी राशि है, सदिश है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी। अगला, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या हो, संधारित्र की धारिता का मात्रक। ठीक है, तो संधारित्र क्या होता है भाई, ये आवेशों को एकत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसकी धारिता का जो मात्रक है ना, इसकी धारिता का जो मात्रक होता है वह है फैरेड, है ना। ये क्या है भाई, इसकी धारिता का मात्रक फैरेड। ठीक, वोल्ट आपको पता है किसका, विभव का होता है भाई, न्यूटन बल का होता है और एम्पियर धारा। देखो वोल्ट विभव, वोल्ट जो होता है वो किसका, विभव अथवा विभवांतर कह सकते हो, अथवा विभवांतर कह सकते हो। न्यूटन जो होता है ये किसका होता है बेटा, बल का। फैराड आपको बता दिया ये किसकी होती है, ये होती है विद्युत धारा की। ये किसके लिए, विद्युत धारा। चल अगले क्वेश्चन पर, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है बेटा वोल्ट प्रति मीटर, है ना, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, है ना। ये E इक्वल्स टू डीवी अपॉन में dr से प्रदर्शित होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। E इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डीवी अपॉन में dr से प्रदर्शित होता है वोल्ट पर मीटर। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है ना, वो संरक्षी है, असंरक्षी है, कहीं संरक्षित होता है कहीं असंरक्षित। संरक्षी मतलब कंजर्वेटिव भाई। ठीक है, उस क्षेत्र में जहां कहीं भी जाओगे उसके बल का मान जो रहेगा वो सेम समान रहने वाला होता है, ऐसा होता है। या फिर अलग अलग जाओगे तो अलग अलग बदलता रहेगा, क्या होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो एक संरक्षी माध्यम। कैसा माध्यम है बेटा, संरक्षी माध्यम। ठीक है, चलो अगला आते हैं। 1 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र को समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैरेड का एक तीसरा जुड़ा है परिणामी धारिता। प्रतिरोध हल किया है ना, ये वैसा ही है। देखो 1 माइक्रोफैरेड के, अभी मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, ये अगले वाले चैप्टर में से भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 1 माइक्रोफैरेड के ये दो हमारे पास में क्या मिल गया भैया, दो धारिता मिल गई। ठीक है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड, और इनके साथ श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैरेड की एक जोड़ी है परिणामी धारिता। तो देखो पर जब समांतर में जो सी इक्विवेलेंट होता है, देखो समांतर में जो प्रतिरोध में पढ़ के आए हो ना, उसका थोड़ा सा उल्टा ट्विस्ट है। समांतर में यहां पर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3,
तो समांतर में 1 और 1 लगे हैं, क्या लिखोगे 1 + 1 दैट इज 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब ऐसे ही बात करता हूं मैं श्रेणी में। श्रेणी क्रम का जो होता है फॉर्मूला वो होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। जबकि आपको पता है प्रतिरोध वाले केस में क्या करते थे बेटा, तो प्रतिरोध में आपने पढ़ा था कि प्रतिरोध के पैरेलल में ये 1/R1 प्लस 1/R2 होता है और सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, लेकिन ये उल्टा चलता है भाई, थोड़ा सा अलग है। देखो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 ये 0.5 प्लस 1/2। चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 0.5 है, ऊपर क्या लिखा जा सकता है, ये 10 कर दो, 5 दूनी 10, 2 प्लस आधा कितना हो गया 2.5, मतलब 5/2। कितना हो गया 5/2, यानी C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिलेगी 1/C इक्विवेलेंट यह है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2/5 माइक्रोफैराड। एक और बात सिखाता हूं, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2/5 माइक्रोफैराड। इसको काट लो तो पहले ही नहीं जाएगा भाई, 4 बार में चला जाएगा, 0.4 माइक्रोफैराड। ये माइक्रो का मतलब क्या होता है भाई, तो ये माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। जैसे ये दिया हुआ है 0.4 माइक्रोफैराड, मतलब 0.4 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। ठीक है, माइक्रो का मतलब कितना होता है बेटा 10⁻⁻6। क्लियर हो गई बात। चलो अब इसमें और विस्तृत स्टडी हमें करनी है। 0.4 बेटा, अगला वो गड़बड़ लगा हुआ है 0.4। ठीक है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी। मैंने अभी बोला ना कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में आपका फॉर्मूला जो रहता है वो 1/1 वाला रहता है, मतलब 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है ना, ऐसा करके ये 1/Cn तक ये होती है 1/C इक्विवेलेंट। तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1, इसकी धारिता भी C है, प्लस C, तो ये कितना हो गया 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 1/C। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा C/3। ये ध्यान रखना, इसका क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल लेना होता है, तो C/3। ऑप्शन नंबर C, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर C बेटा, कोई दिक्कत। अगला सवाल कह रहे हैं एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल कितना होगा, आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल कितना होगा। जल्दी बताओ, आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल कितना हो। QE, Q/E Q², E²। तो भैया ये बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो E इक्वल्स टू, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि E बराबर F0 F/में Q0, तो F बराबर क्या हो जाएगा बेटा Q0 टाइम्स ऑफ E, और यू में से दैट QE, तो F इक्वल्स टू क्या मिलेगा QE, ए ऑप्शन। अगला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक किसका, ऊर्जा विभव या किसका मात्रक। देखो EV लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन को यहीं पे रखो, वोल्ट का मतलब क्या हो गया बेटा कार्य बटा में आवेश। ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन भी क्या है भैया, ये आवेश ही तो है। एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है लेकिन है तो आवेश, तो आवेश और आवेश कैंसिल हुआ, क्या बचेगा भैया, ये कार्य। किसकी यूनिट है, कार्य की। कार्य मतलब क्या बोल सकते हो बेटा, ये ऊर्जा की यूनिट है। किसकी यूनिट है, ऊर्जा की यूनिट। ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, अगला 24 कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होगा वो कितना होगा। ठीक है,
तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बेटा जी होता 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और V की वैल्यू कितना लेने को बोल रहे हैं 1, तो यहां पर रख दो, क्या हो गया भैया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1। अब चूंकि ये कूलम और यहां पर वोल्ट, इसकी यूनिट थोड़ी सी लिखो तो फिर मजा आएगा। इसकी यूनिट क्या बेटा, तो इसकी यूनिट है कूलम और इसकी यूनिट जो है वो है वोल्ट। ठीक है, कूलम वोल्ट इसी को कहते हैं हम जूल। तो ये हो गया भैया क्या, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। देख लो भैया, किसी को डाउट हो रही है देख लो, विभव बराबर भैया कार्य बटा में समय, कार्य बटा में आवेश बेटा, है ना। तो कार्य बराबर क्या होगा, विभव गुणे आवेश, विभव गुणे आवेश। विभव का मान आपको पता चल गया, विभव का मान आपको पता चल गया कितना होता है भैया, विभव का मान क्या होगा, है ना। तो विभव वोल्ट और आवेश का कूलम। अगले पे, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ कैसा होता है। एक इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र के लंबवत जाकर के प्रवेश करता है ना। एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन का गमन पथ कैसा होगा, क्या वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, कुंडलिनी या फिर परवलयाकार। तो भैया ये जो गमन करेगा ये परवलयाकार गमन करेगा, ठीक है ना। जब ये एंटर करेगा तो इस तरीके से गमन करने वाला है या फिर ऐसा गमन करेगा, डिपेंड्स ऑन द फील्ड, नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो परवलय के आकार में गमन करेगा। अगला समान धारिता वाले, समान धारिता सी वाले तीन संधारित्र को पहले समांतर बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों दशाओं में तुल्य धारिता बताई। पहले क्या किया बेटा, पहले देखो तीन है ना, पहले किस में जोड़ा है, समांतर। तो समांतर में जरा देखो, सी किस में बेटा, पैरेलल में। तो क्या हो जाएगा, जोड़ दो सीधे, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना हो गया बेटा, C प्लस C प्लस C मतलब 3C। और अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 1 अपॉन में C S कर दो, 1 अपॉन में C प्लस 1 अपॉन में C प्लस 1 अपॉन में C मतलब 3 अपॉन में C। लेकिन C S की वैल्यू क्या हो जाएगी, पलटो, C अपॉन में 3। अब आपसे मांगा जा रहा है ना, तीन धारिता को पहले समांतर मतलब CP अपॉन में CS, पैरेलल बटा में सीरीज। तो पैरेलल में आपने निकाला 3C, सीरीज में आपने निकाला C अपॉन में 3। तो बेटा ये हो गया 9 अपॉन 1, कितना मिल गया, 9 अपॉन 1, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी को दिक्कत, चलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। दो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पे काटती है, 90 पे, 45 पे, 30 पे, या फिर कभी काटेगी ही नहीं। जल्दी से आंसर कर दो बेटा, फटाफट से आंसर करो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो भैया, तो डी ऑप्शन जिनके भी सही हैं वो सब सही है बेटा, नहीं काटती है। कारण हम लोगों ने ये कहा था, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव। तो यहां से फील्ड लाइन ऐसी सीधी जाएगी और ऐसी निकल जाती है, ये फील्ड लाइन ऐसी जाएगी, ये निकल जाएगी, है ना। ये कभी भी दो फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी दो फील्ड लाइन से एक दूसरे को काटती नहीं। इसका मतलब क्या होता है बेटा, तो देखो अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी यहां पर जहां कहीं पर भी आपने टेंजेंट बनाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर टेंजेंट बनाओगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहां पर टेंजेंट बनाओगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक ही आवेश से मान लो आपने इसको क्या करा, आपने कहा कि सर जी ये काट देगी यहां से, ठीक है, आपने क्या बोल दिया कि यहां से क्या कर देगी, काट देगी, यहां से बोल दो, या फिर आप ऐसा बोल दो यहां से काट देगी। तो यहां पे क्या होगा, एक टेंजेंट इधर और एक टेंजेंट इधर। भाई एक ही आवेश एक ही बिंदु पर दो दो दिशाओं में तो बल नहीं लगा सकता,
एक ही आवेश एक ही बिंदु पर दो दो दिशाओं में कभी भी बल नहीं लगा सकता। जब भी लगाएगा तो एक आवेश एक ही दिशा में बल लगाएगा, तो इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर काटती तो क्या होता बेटा, बात समझ में आ गई ना। एक ही बिंदु पर दो दो दिशाओं में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं मिल सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है कितना? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ठीक है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -19 या फिर 1.9 इंटू 10 टू द पावर -19 या इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगता है आपको? ठीक है, ये क्या बेटा, विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। ठीक, चल तो आते हैं अपन सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कूलम बल है कैसा? कूलम जो हम बात कर रहे हैं, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की जो हम बात कर रहे हैं, वो कैसा बल है भाई? क्या वो केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, ए और बी दोनों है? तो केंद्रीय बल का मतलब क्या होता है? एक आवेश के केंद्र से दूसरे आवेश के केंद्र की तरफ। जैसे कि गुरुत्वीय बल की बात करते हो, एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर, तो मतलब ये कैसा बल है बेटा? तो ये बल है केंद्रीय बल, और चूंकि आवेश के वजह से है विद्युत क्षेत्र, तो ये विद्युत बल भी है। अगर यही अकेला होता गुरुत्वाकर्षण का, तो वो सिर्फ केंद्रीय बल होता, वो विद्युत बल नहीं होता। तो ये विद्युत बल भी है और केंद्रीय बल भी। लास्ट, ऋणावेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव, उच्च विभव से निम्न विभव, विभव से स्वतंत्र होता है, इनमें से कोई नहीं। ये मैंने आपको सिखाया। ऋणावेश का प्रवाह किधर होता है? ये 10th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था। ऋणावेश का प्रवाह किधर होता है? तो ऋणावेश का प्रवाह हमेशा देखो निम्न विभव से उच्च विभव। एक और बात ध्यान रख लो, धनावेश का प्रवाह की अगर बात होगी, धनावेश का प्रवाह यह हमेशा होता है उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव से निम्न विभव। इसके बाद भाई, इसके बाद एक बात ध्यान रखना, इसमें धारा तो नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं, सुनना। विद्युत धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की, उच्च विभव से निम्न विभव की। तो इसी तरीके से बस यहीं पर मेरे को एक बात समझ में आ गई, क्या? इन दोनों पॉइंट्स को देखो और इसको भी मिलाओ इसमें, तो आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर के देखते हो कि विद्युत धारा सदैव नेगेटिव चार्ज के विपरीत दिशा में एवं धनावेश के, नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणावेश, धनावेश के दिशा में प्रवाहित होता है। इसकी दिशा में प्रवाहित होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए, तो भाई इसका है ना, यहां तक हम समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, देख चुके। ठीक है, चलो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। जी हां, ए निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ऋणावेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ही होता है। चलिए, तो आई होप कि ये 30 क्वेश्चंस आपने हमारे साथ एंजॉय किया एंड ये 30 क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। हम अभी और इसमें क्वेश्चंस करने वाले बेटा, और वो क्वेश्चंस होंगे थोड़े से कॉम्पिटेटिव सेगमेंट्स पे, थोड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ में, थोड़े क्वेश्चंस और वैल्यूज के साथ में। तो ये था आपका फर्स्ट लेवल, अभी सेकंड और थर्ड लेवल आने वाले हैं एमसीक्यूज भी। ठीक है, तो अपकमिंग सेशन में मिलेंगे हम उन टॉपिक्स के साथ में, सबसे पहले जो कॉम्पिटेटिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और हम उन टॉपिक्स के साथ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस वहां से पूछा जाता है। तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।